साथियों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के हमारे पास में कमेंट आए हैं रत्न धारण करने को लेकर के। आज इस एपिसोड में हम तीन और केवल तीन बिंदुओं पर, तीन पॉइंट्स पर बात करेंगे। उसके अलावा जीवन में कभी भी रत्न धारण करते समय किसी भी प्रकार के अन्य किसी चौथे, पांचवें, छठे बिंदु की आवश्यकता नहीं है। रत्न धारण करने के लिए केवल ये तीन बिंदु ही काफी हैं। आप लोगों के कमेंट्स ऐसे आए थे, वक्री है पहन सकते हैं कि नहीं, नीच राशि का है, उच्च राशि का है, वर्गोत्तम है, नवमांश में ये स्थित है, त्रिक भाव में है, योग कारक है, मारक है, पहने या नहीं। साथियों, इन सारे प्रश्नों का निचोड़ जो कि हर एक लग्न पर लागू है, वो इस एपिसोड में आपको मिलेगा। इसके बाद में आपको जीवन में कभी भी रत्न धारण को लेकर के कोई प्रश्न बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, तो सार तत्व है यहां पर। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आपकी जो लग्न पत्रिका है वो किसी भी लग्न की हो सकती है। कहने का अर्थ यह है कि यहां पर 1 से लेकर के 12 कोई भी अंक आपकी जन्म पत्रिका में हो सकता है। ये सिद्धांत तो सभी पर अक्षरशः लागू है। सबसे बड़ी गलतफहमी, लोग पूछते हैं कि आचार्य जी मेरी ये राशि है तो मैं कौन सा रत्न पहनूं। सबसे पहली बात तो जो रत्न है वो कभी भी राशि के अकॉर्डिंग नहीं पहना जाता है। ये एक गलत मान्यता है। हम जगह जगह पर लिखा हुआ भी देखते हैं कि राशि रत्न यहां पर मिलते हैं। राशि रत्न जैसी कोई चीज होती नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये एक कपोल कल्पित केवल कल्पना है। साथियों, सबसे पहला बिंदु, बिंदु नंबर 1, वो ये है कि आपकी जन्म पत्रिका में जो ग्रह योग कारक है, योग कारक होना चाहिए। यह पहला बिंदु है, उसी का आप रत्न जो है वो धारण कर सकते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में कौन सा ग्रह योग कारक है या नहीं है, क्योंकि लोगों में यह भी गलतफहमी है कि लग्नेश है तो वो योग कारक ही होगा। ऐसा सदा नहीं होता है मेरे भाई। यदि पंचमेश है, नवमेश है, योग कारक होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसकी जो प्लेसमेंट है वो मैटर करती है कि वो योग कारक रहा या नहीं। कोई साधु है, संत है, सदपुरुष है, सज्जन है, लेकिन वो दारू के ठेके पर यदि जाकर के बैठना शुरू कर दे, दारू का सेवन शुरू कर दे, नशीले पदार्थों का सेवन शुरू कर दे, कुसंग में जाकर के बैठ जाए, तो अब वो सत्संगी नहीं रहा ना, अब वो साधु नहीं रहा। तो योग कारक ग्रह, जिसको हम त्रिकोण का अधिपति, लग्न का अधिपति कहते हैं, यदि छठे, आठवें, 12वें जाकर के विराजमान हो जाए तो वो योग कारक नहीं रहता। केवल योग कारक ग्रह, वो भी लग्न कुंडली में नवमांश का, इसका कभी ना तो लेना देना था, ना कभी भविष्य में होगा। ये सिद्धांत तो है अक्षरशः सत्य। तो पहला बिंदु, और आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप यूट्यूब पर जाकर के भी सर्च कर सकते हैं कि ये लग्न और मेरा योग कारक ग्रह, तो आपको वहां पर सारे जो एपिसोड हैं वो मिल जाएंगे। तो कहने का अर्थ, पहला बिंदु हुआ कि आपकी जन्म लग्न पत्रिका में, जन्म कुंडली में वो ग्रह योग कारक होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट यो है कि जो कोई भी ग्रह त्रिक भावों में है, इस छठे भाव में, इस आठवें भाव में, इस 12वें भाव में, अब उसका नीच भंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, विपरीत है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिंदु नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है कि जो ग्रह त्रिक भावों में जाकर के बैठा है उसका कभी भी रत्न धारण नहीं करना है, वो बुरा ही रिजल्ट प्रदान करेगा। दोनों चीजें हो गई, एक तो योग कारक होना चाहिए, दूसरा बिंदु है त्रिक भावों में ना हो। ठीक है, ठीक है। अब तीसरी बात, तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि वो ग्रह नीच का नहीं होना चाहिए, नीच का ना हो। अब इसको एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं इस जन्म पत्रिका के माध्यम से, जो कि, क्योंकि ये जो सिद्धांत है
वो सभी जन्म पत्रिकाओं पर, और सार्वकालिक सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल है। मान लीजिए मेष लग्न की जन्म पत्रिका है और जन्म पत्रिका के इस चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हैं, तो अब लग्नेश है, कोई कहेगा केंद्र में भी विराजमान है, लेकिन नीच राशि के हो गए। नीच राशि का रत्न कभी धारण नहीं करना। तीनों ये बिंदु आप रट लीजिए, हर एक परिस्थिति में, हर एक लग्न, हर एक स्थिति में ये लागू हो सकते हैं। बिंदु नंबर एक हमने देखा कि वो ग्रह योग कारक होना चाहिए, और योग कारकता जांची जाती है कि वो प्लेस कहां पर है। दूसरा, वो जो जन्म पत्रिका में त्रिक भावों में ना हो, छठे, आठवें, बारहवें में। और नंबर तीन है कि वो ग्रह नीच राशि का ना हो। बस खत्म हो गया, पूरा का पूरा रत्न शास्त्र, रत्न धारण करने का विज्ञान यहां पर समाप्त हो गया है आकर के। इसके अलावा रत्न धारण करने का दूर दूर तक किसी का कोई लेना देना नहीं है। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार खास लाइव कार्यक्रम दोपहर 3 बजे हम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना, या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।